ये आएगी। फिलहाल 14 या 15 सवाल नंबर मुझे नहीं मालूम, नहीं है तो गोली मारिए। मेरा सवाल बिल्कुल क्लियर है। पाइप है इनफाइनाइट लेंथ का, चार्ज सिर्फ सरफेस पे है, ठीक है, चार्ज सिर्फ सरफेस पे है। चार्ज पर यूनिट एरिया इज सिग्मा, ठीक है। इसको हम चार्ज पर यूनिट लेंथ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि यूनिफॉर्म है। पूरी हेडिंग चाहे तो डाल लीजिए, यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग सिलेंडर हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। आप तो डाल ही लेना गौरी, है ना, पढ़े लिखे। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग सिलेंडर हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ठीक है। इसमें मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। यदि अपन इसका वाई सेक्शन लें तो वाई सेक्शन पे टोटल चार्ज कितना होगा? सिग्मा पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 पाई आर वाई, यही होगा। यदि हम चार्ज पर यूनिट लेंथ को लैम्डा कहना चाहें तो ये लैम्डा वाई हो जाएगा। तो आपको इस सिग्मा और लैम्डा में रिलेशनशिप आनी चाहिए। कभी कभी इसकी जरूरत सवालों में पड़ जाती है कि मैंने सिग्मा में दे दिया, पर उसको चार्ज पर यूनिट लेंथ भी तो कह सकते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो नहीं कह सकते, कह सकते हैं ना। तो ये छोटा सा काम है पर ये आना चाहिए। कभी इतना सा भी चेंज आ जाता है। आई हैव सीन स्टूडेंट्स लीविंग क्वेश्चन जस्ट बिकॉज वो इतना बुद्धि पे जोर नहीं डाल सके कि यार सिग्मा और ये एक ही बात है, कोई अलग चीज नहीं है, खासकर सिलेंडर के लिए, राइट। चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, दैट्स ओके, वन एंड सेम थिंग। बढ़ू मैं आगे, ठीक है। तो इसके अंदर हमें फील्ड जाननी है, डिस्टेंस x फ्रॉम द एक्सिस वेयर x इज लेस देन r, और इससे दूर हमें फील्ड जाननी है वेयर x इज ग्रेटर देन r। एस्चर मार्क लीजिए, नॉन यूनिफॉर्म है सिलेंडर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या हम यहां पे फील्ड की डायरेक्शन के बारे में कोई बात कर पाएंगे क्या? ऑलराइट, देख लेंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन मैं आपको इससे ज्यादा इंटीमेट, ज्यादा काम की चीज समझाना चाहता हूं। ये तो ठीक है, बार बार की नॉलेज है नॉन यूनिफॉर्म तो, कि एक होती है इंट्रिंसिक ज्योमेट्री। जैसे कि जब तक हम स्फीयर की बात कर रहे थे, अभी तक आप देखें तो पॉइंट चार्ज भी स्फीयर ही है, शेल भी स्फेरिकल ज्योमेट्री है, और स्फीयर जो था वो भी स्फेरिकल ज्योमेट्री है, राइट। तब तक हमारी भाषा थी रेडियल टेंजेंशियल, एक्स वाई जेड नहीं यूज किया था हमने। रेडियल टेंजेंशियल वहां पे एक नॉर्मल थॉट प्रोसेस है सोचने का। ये ज्योमेट्री कैसी है? सिलेंड्रिकल। यहां पे रेडियल टेंजेंशियल की भाषा से थोड़ा सा हमें हटना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर दूसरी डायरेक्शंस आएंगी, और इसके लिए भी एक्स वाई जेड अच्छी डायरेक्शन नहीं है। इसके लिए भाषा क्या होगी, कौन सी डायरेक्शंस पकड़नी पड़ेंगी हमें? कैन यू हेल्प मी? एक्सियल बोलते बेटा उसको, आउट ऑफ प्लेन तो पता नहीं क्या होता है। एक्सियल एक डायरेक्शन होगी, डू यू गेट दैट? ऑलराइट। और रेडियल एक डायरेक्शन होगी, और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी, या लेटरल भी कह सकते हैं उसको आप। लेटरल समझते हैं? एक लेटरल डायरेक्शन होगी। जैसे ये सिलेंडर है, एक लेटरल हो गई या टेंजेंशियल कह लीजिए, एक रेडियल और एक एक्सियल। ये इंट्रिंसिक ज्योमेट्री है। आप इसको सिलेंडर के अंदर स्फीयर की ज्योमेट्री लगाने की कोशिश करेंगे तो फंस जाएंगे, या इसमें एक्स वाई जेड लगाने की कोशिश करेंगे तो फंस जाएंगे। समझ में आ रही है मेरी बात कि नहीं आ रही है? पक्का? हाँ, स्टार्ट। फील्ड की डायरेक्शंस। ओके, टेंजेंशियल वाली मानी आपने। टेंजेंशियल वुड बी दिस डायरेक्शन। टेंजेंशियल कौन सी डायरेक्शन थी? ऐसी। ओके, बाहर की तरफ है। ऑलराइट, यहां पे सर अब अपन ने 180 डिग्री घुमा दिया तो वो पीछे की तरफ हो गई। बिल्कुल नहीं हुई। कौन सी की अबाउट घुमा दिया आपने डिग्री के अबाउट? ऐसे एक आदमी एक टाइम पे, हाँ। इसके अबाउट, इसके अबाउट घुमाएंगे तो बेटे ओके ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट ही घुमा देते हैं। ऑलराइट, ठीक है।
हाँ, कौन पूछ रहा है सिलेंडर होल्डर? क्या लिखा था मैंने हेडिंग? ये लिखा था मैंने, सिलेंड्रिकल पाइप नहीं बोला, पाइप है ना, पाइप भी लिख लें या सिलेंड्रिकल शेल लिख लें. ओके, तो पाइप अंदर से, हाँ है ना, और सरफेस चार्ज दे रखा है तो होलो ही है. ठीक है, खैर. हाँ, यदि हम इस एक्सिस के अबाउट 180 घुमा दें तो ये वाली फील्ड अलग डायरेक्शन में हो जाएगी, अंदर को चली जाएगी और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम इसलिए रहेगा. यहां पे एक चीज जिस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं अक्सर, क्योंकि ये इनफाइनाइट है. यदि ये फाइनाइट लेंथ का होता तो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन हमें सेम नहीं मिलता. दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू मार्क, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म तो पता नहीं आप गलत करोगे नहीं करोगे, पर फाइनाइट में पक्का गलत करके आओगे. तो पे अटेंशन. यदि मैंने इसको यहां से घुमाया तो मुझे सेम चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इसलिए मिल रहा है क्योंकि इस पॉइंट को भी हम लोग सेंट्रल पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं. मैं लिख दूं यार, कई लोग यहां पढ़े लिखे नहीं है ढंग से. ठीक है, इन दिनों पे क्लास नहीं होगी. हाँ जी, घुमा तो सकते ही, जैसे घुमाने से कौन रोक रहा है. प्रूफ कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये पॉइंट इधर चला जाएगा और इधर जो पॉइंट आएगा फिर उसके लिए आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा, लंबा हो जाएगा सोल्यूशन. उससे भी आ जाता है. बढ़ू मैं आगे. हैंस प्रूव्ड की टेंजेंशियल डायरेक्शन में फील्ड नहीं होगी. ओके, बेटर वर्ड वैसे लेटरल है, कोई नहीं. चलिए, आप लोग जितने पढ़े लिखे उतनी बात करें. अगला, रेडियल में भी प्रूव कर दोगे? नहीं है. हाँ, एक्सियल. यस, हु वांट्स टू ट्राई फॉर एक्सियल? यस. हाँ, फिर अगर अपन उसे 180 से ऐसे घुमा देंगे तो उससे वो नीचे आ जाएगा और चार्ज कॉन्फ़िगरेशन वही रहेगा. राइट. यदि हम इसी की वापस वैसे ही घुमा दें तो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन सेम, जबकि फील्ड नीचे. इसका मतलब ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा. व्हाट विल एग्जिस्ट? आप वो ट्राई करके देख सकते हैं. ऐसे घुमाया कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इधर रेडियल मान लिया, इस एक्सिस के अबाउट घुमाया कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब चार्ज कॉन्फ़िगरेशन भी सेम और फील्ड भी सेम. तो यदि यहां पर फील्ड होगी तो कौन सी होगी? सिर्फ रेडियल. लेकिन इस प्रूफ के लिए हमको किस बात की जरूरत पड़ी? इनफाइनाइट. और इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट नहीं लेना है. 2 मीटर का सिलेंडर है और हम उसके बीच के 1 मीटर के पोर्शन में 4-5 मिलीमीटर इधर या 2-4 सेंटीमीटर ऊपर नीचे है, एक एंड से 95 सेंटीमीटर पे 2 मीटर के सिलेंडर में, तो क्या मेरा आर्ग्यूमेंट वैलिड नहीं है? क्या है? फर्स्ट क्लास वैलिड है. नहीं समझ में बात? 2 मीटर का सिलेंडर है और मैं यहां से 95 सेंटीमीटर पे बैठा हूं, पता ही नहीं इनको 95 सेंटीमीटर 0.95 मीटर होता है. राइट. तो इसका मतलब हम बीच वाले सेक्शन में है. ओके, बढ़ू मैं आगे. अरे 0.05 मतलब कि 20 गुना का फर्क है. 20 गुना बहुत होता है. पैसों के टर्म्स में सोचिएगा जब भी समझ में ना आए. कौन प्रूव करेगा ये गलत है? ऐसा नहीं हो सकता. इसको ऐसे घुमा दीजिए 180. यदि आप इसको यूं घुमाएंगे 180 तो दोनों फील्ड जो लेफ्ट में थी राइट में चली गई. इसका मतलब दोनों रेडियली, एक आउटवर्ड और एक इनवर्ड नहीं हो सकती. लेकिन जब दोनों को रेडियली आउटवर्ड मान रहा हूं, अब आप इसको जैसे चाहे घुमा लीजिए, हमेशा आउटवर्ड का आउटवर्ड ही आएगा. इसका मतलब दोनों जगह रेडियली आउटवर्ड है. अब मैं प्रूफ कर सकता हूं कि यदि मैंने इसको 180 ऐसे घुमाया तो यहां अभी भी आउटवर्ड रही और यहां अभी भी आउटवर्ड रही. ऐसे. गॉट इट? और कुछ?
इनफाइनाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, बात सबको समझ में आ गई सारे प्रूफ्स में? ऑलराइट, वेरी इंपॉर्टेंट, भूलिएगा मत। तो अब मैंने यहां पे प्रूफ कर दिया ई कैप इज इक्वल टू आर कैप। ऑलराइट, सो विच गॉसियन सरफेस सूट्स हियर? लेट्स थिंक अबाउट इट। ओके, नहीं तो आप रट रटा के चलाते रहेंगे जी, वर्मा जी ने दे रखा है सिलेंडर में सिलेंडर, तो अपन भी सिलेंडर ले लेते हैं। कभी जेई वालों ने इसी पे कुछ घुमा के दे दिया सवाल तो रो के वापस आओगे। व्हाट अबाउट अ क्यूब? आई लव क्यूब। व्हाई वी शुड नॉट टेक क्यूब? मुझे तो अच्छा लग रहा है क्यूब। हाँ, ऑलराइट, एरिया और फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन सेम नहीं आएगी। स्फीयर, उसमें भी नहीं आएगी। क्या लेना चाहिए फिर? सिलेंडर लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए सिलेंडर? इसमें भी टॉप पे तो सेम नहीं आ रही। परंतु यहां पे ई डॉट आर यहां 0 होगा और यहां सब जगह 1 हो जाएगा। ई कैप डॉट आर कैप, मतलब ई डॉट डॉट डी ए कैप, यहां 1 और यहां 0। तो हमारे से इंटीग्रल इवैल्यूएट करना संभव रहेगा। सारी तकलीफ इंटीग्रल ई डॉट डी इवैल्यूएट करने की है, गॉस लॉ लगाने की नहीं है। गॉस लॉ तो कह ही रहा है इंटीग्रल ई डॉट डी की वैल्यू 0 आएगी, तुम ले लो जो लेना है, इनफाइनाइट, फाइनाइट, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, हमें क्या करना। ये फाइनाइट भी होगा तो इस गॉसियन सरफेस के लिए इंटीग्रल ई डॉट डी कितना आएगा? 0। बात उसकी थोड़ी है कि हम गॉस लॉ के अंदर उसकी वैल्यू कितनी लिखेंगे। बात है गॉस लॉ जो कि फील्ड नहीं निकालने के लिए बना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये फील्ड नहीं निकालने के लिए बना है, फील्ड निकालने के लिए नहीं बना है। ये फील्ड नहीं निकालने के लिए बना है, उससे हम फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अपन में से कई लोग सोचते हैं कि गॉस, फेरेडे वगैरह क्या होंगे। कुछ नहीं, जेई के बहुत अच्छे मास्टर होंगे, अपन को इन गधों से पढ़ना पड़ रहा है जो बहुत अच्छे मास्टर थे। फेरेडे वेरेडे उन्होंने कुछ जुगाड़ बना के चले गए वो सवाल सॉल्व करने के। ये फिजिक्स के सवाल सॉल्व करने के जुगाड़ नहीं बनाते थे। ये चीज होती है नेचर, प्रकृति, उसकी स्टडी करते थे। भाषा भी समझ में नहीं आती अपन को तो कि नेचर की स्टडी बोलते किसको है। ये भगवान की लैंग्वेज, या जो भगवान तो नहीं बट नेचर की लैंग्वेज समझने की कोशिश, नेचर के लॉ क्या है, ये बहुत अलग लेवल है। ये जेई के मास्टर नहीं है कि यार कैसा घटिया फॉर्मूला देके गया गॉस, ई तो निकलता ही नहीं इससे तमीज से, या इसने एक जुगाड़ बना दिया जिससे ई निकल जाएगा। ई भी निकालने में इंटरेस्टेड नहीं है ये आदमी, ये या फेरेडे। समझ में आ रही बात? बढ़ू मैं आगे? तो हमने ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर लिया, हम इस इंटीग्रल के बच्चों 3 टुकड़े करेंगे। इस बात पर जरा ध्यान दीजिएगा। 3 टुकड़े कौन से? क्योंकि एरिया वेक्टर 3 अलग अलग दिशाओं में आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा हम इसके 3 टुकड़े कर ले, क्योंकि सब जगह एरिया वेक्टर आर कैप के अलोंग नहीं है। तो इस इंटीग्रल के 3 टुकड़े हो जाएंगे तो क्लोज सरफेस हो जाएगी अपनी। एक लेटरल, 2 ढक्कन, ठीक है क्या बात? और ढक्कनों पे 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? बिकॉज E इज परपेंडिकुलर टू DA। ये सब लॉजिक लिखने हैं आपको, बोर्ड से मत कॉपी करिए सिर्फ। बोर्ड पे तो मैं बहुत शॉर्ट में लिखता हूं लॉजिक, आपको अंग्रेजी में लिखने, हिंदी में लिखने, जो भाषा आती है उसमें लिखना है। सरफेस 1 का DA कैप वुड बी पैरेलल टू आर कैप, क्योंकि DA वेक्टर इधर आएंगे और आर वेक्टर भी इधर ही आएंगे। राइट? और हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके E की डायरेक्शन इज अलोंग आर कैप, तो हम फर्स्ट के लिए लिख देंगे सिंपली EDA, क्योंकि यदि DA वेक्टर बच जाता तो 0 आता उसका सब इंटीग्रल। एक DA वेक्टर इधर, ठीक उल्टा DA वेक्टर उधर बैठा हुआ है। नहीं तो गोरेवियन अप्रोच से तो क्या होता है ना, E बाहर निकल जाता है। नहीं करो, है तुमने निकाला तो था यार, क्या झूठ बोल रहे हैं, तुम्हारी अप्रोच से तो मस्त E बाहर निकल रहा था। तुम तो E डॉट इंटीग्रल ऑफ DA बन जाएगा तुम्हारी अप्रोच से, तो इंटीग्रल ऑफ DA 0।
0 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही हो गया, राइट? ठीक है कि नहीं? तो इसको यदि अपन इंटीग्रेट कर दिया, गॉसियन सिलेंडर y हाइट का था और ये हमारी दूरी x थी, यहां पर e की वैल्यू और यहां पर e की वैल्यू, क्यों? इनफाइनाइट है तो मतलब हम बीच में ही हैं। या फिर से बोल दूं 2 मीटर का है और हमने बीच में 2 सेंटीमीटर का बना रखा है 0.99 से 1.01 तक, तो 1.01 और 0.99 पे कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा। मैं नहीं कह रहा हूं डिफरेंस नहीं आएगा, पे अटेंशन। आप बोले डिफरेंस नहीं आएगा, मैंने नहीं बोला, मैंने बोला खास डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि फिजिक्स में कभी भी हम एग्जैक्ट वैल्यूज निकाल ही नहीं सकते, या आपको गणित के हिसाब से फिजिक्स पढ़ते हैं, इसलिए आपको लगता है कि जब हम लिखते थे ई इज इक्वल टू तो बहुत सीरियस इज इक्वल टू होता है। फिजिक्स के इज इक्वल टू सीरियस इज इक्वल टू नहीं होते, फिजिक्स के जीरो भी सीरियस जीरो नहीं होते, है ना? सीरियस मतलब मैथ्स वाले, मैथ्स में इज इक्वल टू मतलब बहुत सीरियस होता है, फिजिक्स में इज इक्वल टू मतलब ठीक है इसके आसपास आएगा, मतलब इज इक्वल टू लिखा होगा, समझदार आदमी ये मान के चलता है। ओके, समझदार आदमी, आप लोगों का नहीं काम है। आप लोग ये मानते हैं कि इज इक्वल टू लिखा है, सर मैं तो मैथ्स में पढ़ा था, इज इक्वल टू तो बहुत सीरियस होता है, ये आ जाएगा रिजल्ट। चार्ज कितना है इसके अंदर, नीली टी शर्ट वाले भाई? वेरी गुड, तुझे याद है सवाल, मुझे लगा भूल भाल किया होगा। बाय गॉस लॉ, हैंस क्या भाई गौरव, x 0 हो गया है? सिंस x और y 0 नहीं है, कौन 0 हुआ? e। गॉट इट? यदि ये फाइनाइट होता, नॉन यूनिफॉर्म होता, तो इंटीग्रल ई डॉट डी ए की वैल्यू क्या आती? ऐसे क्वेश्चन सर्फेस के लिए 0 आती। मतलब इसमें भी ई 0 है? नहीं, ई 0 अलग स्टोरी है, इंटीग्रल ई डॉट डी ए 0 एक अलग स्टोरी है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं। मतलब है, मैं बोलूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, बोलूं? ई 0 implies integral E dot d is equal to 0, but integral E dot d is equal to 0 does not imply E is equals to 0. E is equals to 0 implies integral E dot d is equals to 0, but integral E dot d is equal to 0 does not imply E is equals to 0, because integral E dot d can be 0 even if summation of E dot d is 0 or E is perpendicular to dA. There are 3 reasons by which you can kill integral E dot dA. By making E 0, by making E perpendicular to area, or by making summation of E dot dA 0. And third is the most popular reason for integral E dot dA being 0. Third is the most popular, not the first. कोई डाउट? सॉलिड का कर लेंगे आप लोगों का, मेरे को काम देख के लगता है इजीली आप सॉलिड सिलेंडर का सवाल भी कर लेंगे। बाहर के लिए भी बहुत आसान है, वो भी कर देता हूं मैं 1 मिनट में। यहां तक का तो ये का यही था, आगे बढ़ूं? बाहर के लिए आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। मेरा तो ये बन गया सिलेंडर बाहर वाला, वाई रेडियस का। चार्ज आप अलाउ करें तो लैम्डा वाई लिखना चाहूंगा मैं, नहीं अलाउ करें तो 2 पाई आर सिग्मा वाई बाय एप्सिलॉन नॉट लिख लूंगा। क्या फर्क पड़ रहा मेरे को, एक ही बात है दोनों। ये लिखा वहीं से कॉपी मारा यार, सॉल्व कर लीजिए। दिस इज द फील्ड। इनफैक्ट यदि आप याद करेंगे इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से भी फील्ड का फॉर्मूला सेम था। इनफाइनाइट लाइन चार्ज का भी फॉर्मूला यही आया था, वही हमने अभी फिर से निकाल लिया है, सेम टू सेम एग्जैक्टली। बाहर के लिए इट इज सेम फॉर्मूला। आराम से लिख लें, उसी पे आप मत बनाइएगा, यही मत बना लीजिएगा, दूसरा चित्र बना लीजिएगा प्लीज।
कंजूसी मत करिए लिखने में. ये नोट्स अपन कल पढ़ने के लिए नहीं बना रहे हैं, 1 साल बाद पढ़ने के लिए बना रहे हैं. ठीक है, तो सिलेंडर के अब मैं और सवाल नहीं ले रहा हूं, वो अब आपको होमवर्क में मैंने दिए थे, अब दोबारा करिएगा, हो जाएंगे आपसे. ठीक है, और एक ज्योमेट्री और होती है वो मैं ले लेता हूं. गॉस लॉ से कुल जमा 3 प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, स्फीयर, सिलेंडर और प्लेन. अब मैं प्लेन लेना चाहता हूं, तीसरा और आखिरी, इनफाइनाइट प्लेन. इनफाइनाइट सिलेंडर, इनफाइनाइट प्लेन एंड स्फीयर. ओके, ये 3 प्रॉब्लम्स उससे सॉल्व होती है. और कूलम लॉ से कितनी होती है? सिर्फ एक. सारी नहीं होती है, सिर्फ एक होती है, पॉइंट चार्ज. तो आपको कोई डर नहीं लगता ना उससे, क्योंकि पता ही नहीं है अपन को. राइट, सुपर